गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 139 यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 139 या फिर आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में ये दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, ये जो क्षेत्र है इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है। और इको सेंसिटिव जोन में यानी इस क्षेत्र में खनन करने की अनुमति नहीं होती है। बताइए, खनन की अनुमति नहीं होती है क्या इको सेंसिटिव जोन में? बिल्कुल नहीं होती है। और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं यूपीपीसीएस के। तो इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत सरकार द्वारा, ठीक है, अधिसूचित है। और क्या होता है, किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र होते हैं ये इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन में होने वाली जो गतिविधियां हैं वो 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विनियमित होती हैं। और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने और खनन करने की अनुमति नहीं होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन हैं और उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत होगा। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का एक अत्यंत विशिष्ट परिवेश है जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि और समुद्र के बीच पाया जाता है। केवल वर्ड्स आ गया यहाँ पर। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, करेक्ट है स्टेटमेंट। देखिए, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र एक अत्यंत विशिष्ट परिवेश है, यहाँ तक करेक्ट है। लेकिन यहाँ से गलती हो गई, ये केवल वर्ड गलत है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में भूमि और समुद्र के बीच पाया जाता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट कटेगा, क्योंकि आधा सही है ये आधा गलत है, तो पूरा ही गलत होगा। केवल पहला सही है, लेकिन पूछा गलत है तो बी सही है। देखिए, सुंदरबन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में निचले द्वीपों का एक समूह है जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। और यह अपने अद्वितीय मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और यह अपनी मोहक प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही प्रसिद्ध और शानदार रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है। देखिए, सुंदरबन डेल्टा की अगर बात करें हम तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र एक अत्यंत विशिष्ट परिवेश है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि और समुद्र के बीच पाया जाता है। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय के लिए बोल रहा था, जबकि इसमें उपोष्णकटिबंधीय भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में पूछा हुआ एग्जैक्ट ऐसा क्या सही। देवांग कामेंग लोहित ज्योग्राफी का सवाल है ये। देखिए, जितनी भी नदी हैं महत्वपूर्ण नदी, उसकी सहायक नदियां सब पता होनी चाहिए आपको। देवांग कामेंग लोहित ये तीनों की तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं। तो करेक्ट है 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो चीन में, भूटान में, भारत में और बांग्लादेश में फैला हुआ है। और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से कोंग गुत्सो झील के दक्षिण में 5150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और लगभग 2900 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है ये। और भारत में यह नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और 916 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाहिनी ओर से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं कामेंग, सुबनसिरी, मानस, संकोस और तीस्ता,
जबकि लोहित, दिवांग, बूढ़ी, दिहिंग, देशांग, दिखो, धनश्री ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, यानी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अगर सहायक नदी पूछ ले तो सारी हैं, उसमें भी थोड़ा टफ कर देगा, दाहिनी ओर से, बाहिनी ओर से, बाईं ओर से, तो याद रखिएगा। फिलहाल तीनों के तीनों करेक्ट है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय एक ही है, ठीक है, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उन 4 क्षेत्रीय कार्यालयों से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसकी जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो है कलकत्ता में, चेन्नई में, कलकत्ता में, और कहाँ पर है? 2 पुणे में, और एक चौथा है भोपाल में, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एक विशेष निकाय है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के साथ भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया, और साथ ही वह ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश भी है भारत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आवेदनों या अपीलों के दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उनका निपटान करना अनिवार्य है। इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टेटमेंट बनाकर ये लाइन कभी कभी 1 महीने कर देते हैं, जबकि 6 महीने के भीतर इसको निपटान करना होता है, जो भी इसमें आवेदन या अपील की जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और वो कहाँ कहाँ पर हैं? भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में। अगर राज्य बना के पूछ ले तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हाइड्रोजन ईंधन सेल परिवर्तित करता है किसको किसमें? हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन को गतिज ऊर्जा, हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ध्वनि ऊर्जा। हाइड्रोजन ईंधन सेल परिवर्तित करता है हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अभी हाल ही में रिसेंटली केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया। और केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी, आपको याद हो तो, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाए जाने और लागू करने का सही वर्ष है? कब अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, लागू कब किया गया? 1997 या 2005, 1995, 2002, 2002, 2002, 1992, 1997। क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया 1997 में, ठीक है, और लागू हुआ ये 2005 में, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन में कमी हेतु बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करके अपनी पार्टियों को इसके प्रति प्रतिबद्ध करता है। और क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया और वर्ष 2005 में इसको लागू किया गया। ये क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजेना, ये सब पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछते रहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ युवा शोधकर्ताओं का सप्ताह 2022 कार्यक्रम आयोजित किया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन या फ्रांस? युवा शोधकर्ताओं का सप्ताह 2022 कार्यक्रम भारत ने किसके साथ आयोजित किया है? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। युवा शोधकर्ताओं का सप्ताह 2022 का आयोजन भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड तथा जर्मन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से 7 से 10 नवंबर 2022 के बीच किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लतीफ शाह बांध स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है लतीफ शाह बांध? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में लतीफ शाह बांध स्थित है, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में सबसे पुराने बांधों में से एक है लतीफ शाह बांध। वर्ष 1921 में इसको उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में निर्मित किया गया था, और यह कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है।
और इस बांध के द्वारा बनाए गए जलाशय मुख्य रूप से सिंचाई और मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का ददरी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चंदौली, बलिया, जौनपुर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का ददरी मेला आयोजित किया जाता है बलिया जिले में, यूपी के। देखिए, ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है, जिसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कच्ची कुटी और पक्की कुटी स्थित है? और जिला पूछ ले तो वो जिला है श्रावस्ती और स्थान है महेट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के महेट क्षेत्र में 2 टीले स्थित हैं, जिन्हें कच्ची कुटी और पक्की कुटी कहते हैं। और इस स्थल के बारे में 2 अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जो स्थल है वो ब्राह्मण मंदिर से संबंधित है, वहीं दूसरे समूह के विद्वान चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग को संदर्भ देते हुए कहते हैं कि सुदेत के स्तूप से संबंधित इसको मानते हैं। ठीक है, अनथ पिंडक से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पंडवानी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? श्रीमती रितु वर्मा, श्रीमती तीजनबाई या श्रीमती अलका चंद्राकर। श्रीमती तीजनबाई, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, पंडवानी जो है एक छत्तीसगढ़ी लोक गायन शैली है, जिसका अर्थ है पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। इसमें महाकाव्य महाभारत के पांडवों की कथा का वाचन होता है और छत्तीसगढ़ की श्रीमती तीजनबाई पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की है ये पहल? ये पहल है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। और इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा है संपूर्णानंद टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये संपूर्णानंद टेलीस्कोप यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया था कई वर्षों पहले। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में मनोरा चोटी पर स्थापित 104 सेंटीमीटर लंबी दूरबीन यानी संपूर्णानंद टेलीस्कोप ने अपने सफल संचालन के 50 साल पूरे कर लिए हैं, इसीलिए चर्चा में है। ये आर्यभट्ट प्रक्षेपण शोध संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यात्मक है और इसे वर्ष 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला में स्थापित किया गया था। ठीक है, सन 2000 से पहले तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था ना। देखिए, टेलीस्कोप का जो नाम है वो शिक्षाविद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? जापान का, रूस का, चीन का, बांग्लादेश का। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार ये बांग्लादेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। देखिए, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड M कैनेडी को देश के प्रतिष्ठित यानी अपने देश के प्रतिष्ठित यानी बांग्लादेश के प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से सम्मानित किया और मरणोपरांत इनको सम्मानित किया। ठीक है, एडवर्ड M कैनेडी को मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से। तो किसने ये ग्रहण किया होगा? ये सम्मान जो है उनके पुत्र एडवर्ड M टेड कैनेडी जूनियर ने ग्रहण किया। ठीक है, और श्री कैनेडी ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इन्होंने, जो नहीं रहे अब। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या एपीजे अब्दुल कलाम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शिक्षा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए हर साल उनके जन्म दिवस को यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का प्रारंभ 11 नवंबर 2008 को किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की अगर थीम पूछ ले तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है, जो कि वर्तमान बदलते परिवेश के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को अद्यतन करने से संबंधित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के लिए हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया? ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन है पूरे भारत की, ठीक है। बाकी नॉर्थ इंडिया में तो चल रही हैं, दिल्ली से वाराणसी चल रही है, दिल्ली से कटरा चल रही है, और ये चलेगी बेंगलुरु से चेन्नई, ठीक है। बेंगलुरु से यहाँ मैसूर है, यहाँ बेंगलुरु है, यहाँ है चेन्नई, ठीक है। तो मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई होती हुई चलेगी ये, ठीक है। इन तीनों को कनेक्टिविटी देगी। चेन्नई को यानी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चलेगी। तो कर्नाटक के हो गए मैसूर, और हो गया बेंगलुरु, और तमिलनाडु का हो गया चेन्नई। तो हैदराबाद को हटा दीजिए, हैदराबाद को हटा दीजिए, केरल में नहीं है, तिरुवनंतपुरम को हटा दीजिए, तो बेंगलुरु चेन्नई सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बेंगलोर में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना यानी KSR रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के नाम से भी इसको भारत में जाना जाता है। देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी ये, और ये देश की 5वीं तथा दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बुलेट ट्रेन की तरह दिखती है बाहर से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत द्वारा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की जाएगी, और 2022 यानी इस साल में तो कर दी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कहाँ हुई? इस्तांबुल और तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? SC ST OBC और EWS को मिलेगा 77% आरक्षण, और यह है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 14 सितंबर 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST OBC और EWS वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और भारत का जो विधि आयोग है वो समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है, गैर सांविधिक निकाय। और इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, और इस अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। मध्य पूर्व हरित पहल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? मध्य पूर्व हरित पहल किसकी है? चीन की नहीं है, इजराइल की नहीं है, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात में से इसका आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। देखिए, मध्य पूर्व हरित पहल एक क्षेत्रीय गठबंधन है जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के देशों के साथ साथ अन्य देशों को एक मंच पर लाता है। इसे सऊदी अरब के नेतृत्व में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, यानी पिछले ही साल। और यह क्षेत्रीय जलवायु कार्यवाही के लिए महत्वाकांक्षी और स्पष्ट रूप से परिभाषित रोड मैप प्रदान करता है।
और इस पहल को क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो 20 प्रश्न थे ये, कुछ इसमें जीएस के और बाकी करंट अफेयर्स के थे। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और फ्री एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका।